नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उठापटक लगी हुई है। थलपति विजय जो टीवी की पार्टी से बड़ी जीत लेकर के आए थे, लेकिन ये सरकार बनाने से कुछ ही सीटों से दूर रह गए। ऐसे में ये राज्यपाल से 3 बार अब तक मिल चुके हैं और 3 बार सरकार बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई हमको बनाने दो। लेकिन यहाँ पर जो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है, जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले बहुमत लेकर आओ, पहले 118 सीटें लेकर के आओ, हमें बताओ, तभी हम यहाँ पर आपको सरकार बनाने की अनुमति दे सकते हैं। इनके पास 107 सीटें हैं। आप देखिए, तमिलनाडु में जब चुनाव का जब रिजल्ट आया, टोटल 234 सीटें थी और अपनी सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी। 118 सीटें चाहिए थी, लेकिन इनकी पार्टी को मिले, टीवी के पार्टी जो है थलपति विजय की पार्टी है, इनकी पार्टी को 107 सीटें ही मिले। मतलब जीते तो ये 108 सीटें, एक्चुअली में 2 सीटों पर खुद चुनाव लड़ गए थे, तो इसलिए 1 सीटें इनको छोड़नी होगी, क्योंकि विधानसभा में तो एक व्यक्ति के लिए 1 ही सीट होती है, तो एक व्यक्ति 2 सीट पर तो बैठ नहीं सकता है। इसीलिए चुनाव आप कितने भी सीटों पर लड़ो, 10 सीटों पर लड़ जाओ, 20 सीटों पर लड़ जाओ, लेकिन अंत में आपको जब सरकार का गठन होने वाला होगा तो आपकी एक ही सीट वैलिड मानी जाएगी। 2 सीटों पर फिर क्यों चुनाव लड़ते हैं? अक्सर आप देखोगे जो सीएम कैंडिडेट होते हैं या जो पीएम कैंडिडेट होते हैं, वो अक्सर 2 या 2 से अधिक सीटों पर लड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए अगर एक सीट पर कुछ गड़बड़ा जाए, मान लीजिए कि जो अपोजिशन है या दूसरी जो पार्टी है वो बढ़िया से अपना लय बना ले गई और वो अपना तगड़ा कैंडिडेट खड़ा करके आपको हराने पर लग गई। जैसे ठीक वैसे देखो, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के साथ किया कि पहले वो जहाँ से लड़ती थी वहाँ पर लड़े, वहाँ से 2021 में हरा दिए थे। फिर वो 2021 में भवानीपुर की सीट को वहाँ से विधायक को इस्तीफा दिलवा करके वहाँ से चुनाव लड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी जीत गई थी 2021 में, तो सीएम बनना था, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी वहाँ विधानसभा की सीट फिक्स करनी होती है। अगर विधान परिषद है तब तो ठीक है, नहीं तो विधान सभा का सीट फिक्स करना होता है। उसके लिए किसी एक विधायक को इस्तीफा दिलवाओ और वहां से चुनाव लड़ जाओ। मतलब आपको जीता हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, सीएम मटेरियल हो अगर तो उन्होंने क्या किया था कि भवानीपुर से एक विधायक को इस्तीफा दिलाकर वहां से लड़ गई थी चुनाव। इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर भी पहुंच गए और वहां से भी उनको हरा दिया। तो ऐसा ना हो, इसलिए थलपति विजय भी 2 सीट से लड़े थे। तो अब जब 2 सीट से लड़े थे तो ये दोनों ही जीत गए। ऐसे ही पीएम मोदी भी एक बार बड़ोदरा से भी लड़े थे और बनारसी से भी लड़े थे, दोनों ही जीत गए। तो एक सीट छोड़नी होती है। जैसे पीएम मोदी उस टाइम पर बड़ोदरा की सीट छोड़े थे, ऐसे ही ये भी एक सीट छोड़ेंगे और एक सीट इनका होगा। तो यानी अब 108 से सीट से घटकर 107 इनका आंकड़ा हो गया। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए होता है। अब तमिलनाडु में कैलकुलेशन ऐसी गड़बड़ हुई कि मतलब आप समझो कि जो डीएमके है और एआईडीएमके है, ये दोनों पार्टी भी ना ही बहुमत के करीब पहुंच पाई, और टीवी के पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, ये भी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई। डीएमके की अभी तक सरकार थी, ये तो बहुत हालत खराब, इनकी 59 सीटों पर ही सिमट गए। एआईडीएमके जो है, जो कि अन्ना द्रमुक नाम से है, जो जयललिता वाली पार्टी थी, ये 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने तुरंत ही कह दिया कि हम समर्थन देंगे टीवीके को। अब कांग्रेस, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, कांग्रेस जो है पहले डीएमके के गठबंधन में थी। डीएमके के गठबंधन को तोड़ करके पहले ही दिन इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम टीवीके के साथ सरकार में आएंगे। अब इस बात से डीएमके खफा हो गई। डीएमके ने कहा कि हम लोकसभा में तुमको देखेंगे, लोकसभा में अपनी सीटें अलग रखवाने के लिए यहाँ पर मांग करने लगे। खैर, लोकसभा पर नहीं जाएंगे। अब फिर भी आप देखो, 107 सीटें जो हैं उसमें भी 5 अगर जोड़ दो तो 7 5 12 112 होता है। अभी भी 6 सीटें कम थी। अब 6 सीटों में ये सीपीआई से जो अदर और छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनकी 1 1 2 2 सीटें आई हैं, उनसे संपर्क साधना शुरू किए। अब उनसे संपर्क साधना शुरू किए तो फिर भी पहले तो ये कोशिश किए कि भाई देखो, हमारे पास कांग्रेस का समर्थन है और हम हो गए, हम इस हिसाब से सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम चल रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। 2 बार गवर्नर के पास पहुंचे, गवर्नर ने दोनों ही बार वापस भेज दिया। कहा कि नहीं भाई, जब तक 118 का जादुई आंकड़ा लेकर के नहीं आओगे तब तक नहीं बन पाएगा मामला। तो अब जब ये सिचुएशन आई, गवर्नर कन्विंस नहीं हो रहे थे, तो एआईडीएमके और डीएमके ने यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिल करके सरकार बना लेते हैं। सोचिए, डीएमके और एआईडीएमके यही पिछले 60 सालों से सरकार में आते रहे, या तो डीएमके रहती है या तो एआईडीएमके, तीसरी पार्टी वहाँ नहीं है। आप समझो जैसे अमेरिका वाली पॉलिटिक्स है ना, केवल 2 ही, चाहे डेमोक्रेटिक चाहे रिपब्लिकन्स, है ना, ऐसे यहाँ पर भी चल रहा था, केवल 2 ही पार्टी सिस्टम था। लेकिन और 2 पार्टी सिस्टम था तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे होंगे, तभी तो एक बार ये आती है एक बार ये आती है। तो
अब ये दोनों धुर विरोधी टीवीके के वजह से एक साथ आने को तैयार हो गए कि हम दोनों मिल करके बनाते हैं सरकार। लेकिन उनको मिलने के बाद भी उनको भी ऐसा नहीं था कि अगर मिल जाएंगे तो पूरा पूरा तुरंत ही मिल जाएगा जादुई आंकड़ा। उनको भी कुछ सीटें अन्य से, अदर से या छोटी मोटी पार्टियों से लेना पड़ता। अब जब ये बात चलने लगी कि ये डीएमके और एआईडीएमके ये दोनों गवर्नमेंट मिल करके बना लेंगे, तब टीवीके को आई गुस्सा। टीवीके ने कहा कि देखो, अगर आप दोनों बनाते हो गवर्नमेंट तो हमारे जो 107 एमएलए हैं ना, ये एक साथ रिजाइन देंगे। मतलब एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था गवर्नर के सामने कि इतने विधायक रिजाइन दे देंगे। जब इतने विधायक रिजाइन दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर से चुनाव होगा, या फिर मतलब ये होगा कि सरकार ठीक से चलने नहीं मिलेगी। लेकिन खैर, अब तीसरे दिन जाकर के मामला थोड़ा बहुत सुलझता नजर आ रहा है। अब यहाँ विजय जो है ये तीसरे दिन सरकार का दावा पेश करते हुए पहुंचते हैं गवर्नर के पास तीसरी बार, और ये कहते हैं कि हमारे पास 118 प्लस विधायकों का समर्थन प्राप्त है, अब हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। कहा जा रहा है कि अब गवर्नर जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये संतुष्ट हो चुके हैं और इन्होंने कह दिया है कि चलो ठीक है, अब आप सरकार बना सकते हो। तो बात यही आती है कि एक्टर विजय जो हैं इन्होंने कैसे ये जादुई आंकड़े तक अपनी पहुंच बनाई, कैसे ये पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पर टीवीके के 107 सीटें, 108 को आप 107 ही मान करके चलिए क्योंकि एक सीट इनको छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस की 5 सीटें, फिर सीपीआई से 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, फिर सीपीआईएम से 2 सीटें। सीपीआईएम वही पार्टी जो पिछली बार का मतलब अब तक केरल में सरकार में थी, इस बार हार गई है चुनाव वो भी। तो सीपीआईएम से 2 सीटें और वीसीके से 2 सीटें, टोटल इनकी हो जाती हैं 119 इस हिसाब से, और एक सीट इसमें हटा दो यानी 118 हो जाता है। अब 118 सीटें इनकी हो गई है और वही चाहिए था। तो इस कैलकुलेशन को लेकर के जब ये पहुंचे, मतलब ऐसा नहीं होता है सिर्फ आंकड़ों को दिखा करके पहुंचो, सबसे बाकायदे साइन करवा करके जाना होता है विधायकों से, ये साइन कर रहे हैं हम, और उसके बाद जाकर दिखाना होता है गवर्नर को। इसीलिए आप सुने होंगे अक्सर कि जब ऐसा रिजल्ट आता है और जब बहुमत नहीं मिल रहा होता है किसी एक पार्टी को, तो बहुत सारे विधायक जो हैं वो बड़ी बड़ी बस में शिफ्ट करके कहीं पुडुचेरी, कहीं असम, कहीं मतलब दूर दराज ऐसे एरिया में भेज दिए जाते हैं कि जल्दी कोई वहाँ पर रीच आउट न कर सके। तो और वो भी बहुत गुप्त रखे जाते हैं, होटल में बिल्कुल लॉक रखे जाते हैं, मोबाइल वगैरह रखवा लिया जाता है कि किसी प्रकार से कोई समर्थन ना हो। ऐसे ही जब यहाँ तमिलनाडु का भी रिजल्ट आया तो डीएमके पार्टी ने भी ऐसा ही किया था अपने विधायकों को कि कोई टूटने ना पाए। भाई देखो, इतना करीब हैं, 107 और प्लस 5 कांग्रेस तुरंत समर्थन दे दिया था, 4 ही 5 और चाहिए था। उस टाइम पर डीएमके और एआईडीएमके दोनों को लग रहा था कि हमारे विधायक कहीं टूट ना जाएं। 5 विधायक 6 विधायक भी टूट गए तो फिर तो आराम से सरकार बना लेगी वो। और अगर नहीं टूटती है तो हो सकता है सिचुएशन ऐसा मिल जाए कि दोबारा से हो सकता है चुनाव की स्थिति आ जाए और दोबारा से इधर उधर में हो जाए। मतलब सब अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे। इसी तर्ज पर उन्होंने पुडुचेरी में भेज दिया था अपने विधायकों को, डीएमके और एआईडीएमके ने। लेकिन खैर, अब अदर्स जो हैं विधायक, उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। उम्मीद है कल थलपति विजय शपथ लेंगे। अगर ये शपथ लेते हैं तो तमिलनाडु के राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए, मैंने जैसे बताया 60 साल से डीएमके या एआईडीएमके ही चल रहा था। तो अब इस बार कुछ नई सोच, एक नई राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन बात यही आती है कि यही नई सोच, नई राजनीति कुछ मिलता जुलता आम आदमी पार्टी करके भी था, जैसे वो भी 2012 में आई, उसके बाद फिर पुरानी जो भी चीज़ें चल रही थी उसको बदल करके नई सरकार का गठन हुआ। लेकिन 10 ही साल में पता लग गया कि पर्दा खुल गया। और वैसे एक सिमिलरिटी भी है, इसीलिए इनको ये भी कहा जा रहा है दक्षिण का केजरीवाल। कई जगह आप न्यूज़ आर्टिकल में देखे हुए होंगे। अब वो केजरीवाल साबित होते हैं कि नहीं होते हैं वो अलग बात है, केजरीवाल का तो अलग ही मैटर लेवल का चला गया। लेकिन जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसमें जो थलपति विजय हैं ये भी गए हुए थे, शामिल हुए थे। हालांकि ये दोनों धीरे से ही किनारा कर लिए, ना अन्ना हजारे अब दिखते हैं ना यही दिखते हैं, लेकिन सिमिलरिटी है। मतलब कुल मिलाकर के जैसे उस टाइम पर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनकर आई, उसके बाद फिर देश भर में ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल दिल्ली की राजनीति बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। अब तो इनका असली परीक्षण होगा कि देखना होगा कि कैसे चलाते हैं। उम्मीद है कि तमिलनाडु में अब बेटर गवर्नमेंट रहेगी, और ये अगर फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट अपना, मतलब शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर ये होंगे तमिलनाडु में राजनीति में एक नए परिवर्तनकारी नेता। थलपति विजय एक एक्टर फैमिली से रहे हैं और एक्टर खुद भी रहे हैं। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी तमिलनाडु में चुनाव में एक्टर विजय की आंधी,
इसमें मैंने पूरा डिटेल से इनकी बायोग्राफी को कवर किया था, आप इसको जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप इस मामले में किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।